आप को केंद्र की राजनीति में नहीं देखता हूँ। मेरा राजनीति में आने का कारण ही बिहार और बिहारी रहे हैं। नीतीश कुमार अचेत हैं, मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं। भाजपा नीतीश कुमार को समेटना चाह रही है। माननीय नीतीश कुमार जी राज्य के मुख्यमंत्री रहेंगे 25 से 30 फिर से नीतीश। नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत। शाम के 6 बजने वाले हैं, वक्त है मुकाबला का। और मुकाबला में आज हम चर्चा करेंगे बिहार की। बिहार में चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। सूत्र बता रहे हैं कि अक्टूबर नवंबर में 3 चरणों में चुनाव हो सकता है। चुनाव से 4 महीने पहले चिराग पासवान ने बिहार की सियासत के कान खड़े कर दिए हैं। चिराग पासवान बिहार में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। चिराग की तैयारी को आरजेडी नीतीश बाबू का खेल बिगाड़ने का गेम प्लान बता रही है। क्या यह सही है? क्या वाकई चिराग पासवान का दांव नीतीश कुमार की नाव को डुबा देगा? आज मुकाबला में इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान भी जुड़ेंगे। यह चर्चा आगे बढ़ाएं उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये बात मैंने कही है कि मैं बहुत लंबे समय तक अपने आप को केंद्र की राजनीति में नहीं देखता हूँ। मेरा राजनीति में आने का कारण ही बिहार और बिहारी रहे हैं। इशारा है, बार बार है और जोरदार है। चिराग पासवान बिहार चुनाव में ताल ठोकने की तैयारी कर रहे हैं। उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पटना की सड़कों पर पोस्टर भी लगा दिए हैं और शेखपुरा की सीट भी तय कर दी है। हालांकि चिराग अभी सिर्फ इशारों में बात कर रहे हैं। कई बार जब राष्ट्रीय स्तर के नेता प्रदेश का चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव में भी आपको मजबूती मिलती है। भारतीय जनता पार्टी ने कई बार इसका प्रयोग किया है जब उन्होंने अपने सांसदों को चुनाव में उतारा, जिसका उनको स्थानीय स्तर पर विधानसभा के चुनाव में फायदा हुआ, और ये होता है। तो अगर मेरे चुनाव लड़ने से मेरी पार्टी को मजबूती मिलती है, एज एन मेरा स्ट्राइक रेट बेटर होता है। लोकसभा में हम लोग का 100% स्ट्राइक रेट था। मैं चाहूंगा कि विधानसभा में भी मैं जितनी सीटों पे भी लड़ूं, पर मेरा स्ट्राइक रेट बेटर हो। तो क्या चिराग को विधानसभा में चुनाव लड़वाना बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है? चिराग पासवान जी हैं भाजपा के साथ। नीतीश कुमार अचेत हैं, मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं। भाजपा नीतीश कुमार को समेटना चाह रही है। 1 महीना लगभग और बच गया है नीतीश कुमार जी को राजनीतिक रूप से एलिमिनेट होने में, मात्र 1 महीना। अब हर कोई दावा कर रहा है, जितनी चाबी भरी जा रही है खिलौनों को बीच में भाजपा के द्वारा, खिलौना उतना ही काम कर रहा है, उसके आगे नहीं बढ़ रहा है। कोई नाराजगी नहीं है। अरे नाराजगी तो वहाँ न है, यहाँ लालू जी की राजनीति की अंतिम इच्छा नहीं पूरा किया जा रहा है कि हमारे बेटा को नेता बनाओ। यहाँ तो चिराग पासवान जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव होगा और माननीय नीतीश कुमार जी राज्य के मुख्यमंत्री रहेंगे 25 से 30 फिर से नीतीश। 2020 के चुनाव में चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के खिलाफ उम्मीदवार उतारे थे और जमकर प्रचार किया था। जेडीयू की सीटें कम करने में चिराग की बड़ी भूमिका थी। हालांकि धीरे धीरे चिराग सुशासन बाबू के साथ फिर से गलबहियां करने लगे, लेकिन अब चुनाव की दस्तक सुनाई देते ही लग रहा है कि एक बार फिर हवा उसी दिशा में बहने वाली है। समझते हैं कि ये खबर हम लोगों के लिए खुशखबरी वाला खबर है। निश्चित रूप से ये स्वागत योग्य कदम होगा अगर चिराग पासवान जी आते हैं बिहार में चुनाव लड़ने के लिए और बिहार विधानसभा लड़ते, वो भी समान सीट से, तो निश्चित रूप से इससे एनडीए को मजबूती मिलेगी। हमारा एनडीए मजबूत होगा। उनका फैन फॉलोइंग अच्छा है, यूथ में उनकी अच्छी पकड़ है, अच्छे लोग मानते हैं। तो मुझे लगता है कि इसका एनडीए को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा और एनडीए काफ़ी मजबूत होगी और आने वाले चुनाव में 2025 में इसका बड़ा फ़ायदा मिलेगा। हम तो कहेंगे कि जरूर लड़ना चाहिए। उन्होंने तो कहा है कि वो चुनाव लड़ेंगे, तो देखिए आप, यही तो खूबसूरती है भारतीय लोकतंत्र की। आइए चुनाव लड़िए। उम्मीद करता हूं कि ये आपका निर्णय है, या आपके बदले किसी और ने ये निर्णय दिल्ली दरबार में नहीं लिया है, लेकिन
वो एक ही आग्रह करूंगा कि हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की धारा, इस तरह की जो जुबान बोली जा रही है राइट विंग इकोसिस्टम बीजेपी में, उसके साथ कंफर्टेबल नहीं होती। बिहार में सियासी शोर शराबा लगातार बढ़ रहा है। 11 साल की रेप पीड़ित बच्ची की इलाज के दौरान मौत को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोल रखा है। राहुल गांधी ने कानून व्यवस्था को लेकर सुशासन बाबू से जवाब मांग लिया है। कहने के लिए तो सुशासन बाबू का राज है, लेकिन यहाँ पे कुशासन ज्यादा चलता है। सरकार, प्रशासन, पुलिस, मंत्री, मुख्यमंत्री बच्ची की मदद नहीं करते। नीतीश जी के नेतृत्व वाली बिहार की एनडीए सरकार में कोई अपराधी कोई अपराध करता है तो उसको सजा दिलवाती है, उसकी गिरफ्तारी होती है, उस पर कार्रवाई होती है। कोई अगर दोषी या लापरवाही के कारण अगर बिहार को कुछ भी नुकसान होता है या बिहार वासियों को नुकसान होता है तो सरकार उस पर संवेदनशीलता से काम करती है। उधर तेज प्रताप यादव के पोस्ट के बाद बीजेपी ने भी पूछ लिया कि आखिर कौन है आरजेडी का जयचंद। मैंने पहले भी कहा है कि लालू यादव के परिवार का ये अंदरूनी मामला है। उनके परिवार में और उनके राजनीतिक दल में अब जयचंद भी होते हैं, ये तो उनको सोचना है। इस मामले में एनडीए कम से कम बचा हुआ है। ये उनका मामला है, उनके परिवार का मामला है। वो तलाश करें जयचंद कौन है। भारतीय जनता पार्टी देखने का काम करेगी। बिहार में चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। चुनाव आयोग तैयारियों में जुट गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त इसी महीने बिहार जाने वाले हैं। सूत्र बता रहे हैं कि 3 फेज में वोटिंग हो सकती है। और मुकाबला में जिन सवालों पर हम चर्चा करेंगे, एक एक सवाल आपके सामने रखते हैं। हमारा पहला सवाल है, चुनाव के 4 महीने पहले चिराग के नए दांव के आखिर मायने क्या हैं? सवाल नंबर 2, क्या बिहार से चिराग का चुनाव लड़ना बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है? सवाल नंबर 3, क्या चिराग का ऐलान सीटों के लिए दबाव बनाने की रणनीति है? सवाल नंबर 4, अगर चिराग की सीटें बढ़ी तो नुकसान किसका, जेडीयू का या बीजेपी का? और इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ धनंजय गिरी जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। एके वाजपेयी साहब जुड़ गए हैं, एलजेपीआर के सीनियर लीडर हैं और प्रवक्ता भी हैं। साथ ही मेरे साथ राजीव रंजन जी जुड़ गए हैं, जेडीयू के प्रवक्ता। डॉक्टर श्याम कुमार जुड़ गए हैं, आरजेडी के प्रवक्ता। और प्रियंका गुप्ता कांग्रेस की तरफ से। बहुत स्वागत है आप सभी का। पहला सवाल एके वाजपेयी साहब आपसे, ये अचानक से क्या फैसला? केंद्र में चिराग मंत्री हैं, अचानक से आप लोग कह रहे हैं कि भाई उन बिहार आएंगे, चुनाव लड़ेंगे, इसके पीछे की क्या सोच है? नहीं, ऐसा कोई गंभीर मामला नहीं है, लेकिन क्या है कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ता और बिहार स्टेट यूनिट का प्रस्ताव आया है हम लोगों के पास। उन लोगों की इच्छा है, संकीर्ण इच्छा है, पूरी तरीके से इच्छा है कि चिराग बाबू को बिहार आके चुनाव लड़ना चाहिए। तो अभी हम लोग प्रस्ताव आया है, केंद्र में बैठेंगे, केंद्र का पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठेगा और अंतोगतवा चिराग साहब की अपनी व्यक्तिगत इच्छा क्या है उसके हिसाब से। देखिए, ये भी जब बिहार में तो चुनाव आ ही गए हैं, तो बिहार में चुनाव में एनडीए किस तरीके से 2025 में 225 सीटें जीते और उसके लिए हम लोग सभी लोग पूरे दल नहीं, इसके पीछे कुछ तो सोच होगी ना कि चिराग को केंद्र से आप राज्य में ला रहे हैं। तो अगर मैं वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं वही एक्सप्लेन करता हूँ जी। आप याद करिए कि बीजेपी ने अपने कैबिनेट मिनिस्टर उतारे थे राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, सब जगह। किस लिए उतारे थे? तो ये भी एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा होती है कि भाई हम ज्यादा से ज्यादा सीटें बिहार के इस चुनाव में लेके आए। टारगेट 225 का रखा हुआ है। एक तो ये बात है, और दूसरी बात, कार्यकर्ताओं की इच्छाओं पे कोई लगाम थोड़ी लगा लेगा। एक फॉर्मेट बनके, प्रस्ताव बनके वहां के बिहार स्टेट की कार्यकारिणी का आया है। हम लोग बैठेंगे सेंटर में। उस देखिए, बड़ा डिक्लेरेशन बड़ा क्लियर है। नीतीश बाबू के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, नीतीश बाबू ही अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। ये बीजेपी का डिक्लेरेशन है, एलजेपी का डिक्लेरेशन है, मांझी साहब ने भी कहा हुआ है, जेडीयू ने तो कहा ही हुआ है। तो अब काहे के लिए इसमें कोई चीजें करनी है? तो आरजेडी क्यों कह रही है कि आप जेडीयू का खेल खराब करना चाहते हैं? की होती है। अरे भाई, आरजेडी को अपनी वो बिटिया का जो उन्होंने कॉन्स्पिरेसी करके एक बिहार की बेटी का जीवन खराब किया है, पहले उसको बचाव करना चाहिए ना, उससे ध्यान हटाने के लिए, क्योंकि उसमें पूरा परिवार फंसता है। ठीक है, लालू साहब भी फंसते हैं, उनकी राबड़ी देवी भी फंसती हैं, उनकी बहनें भी फंसती हैं। छोड़ दीजिए सर, वो अभी पॉलिटिकल चर्चा कर रहे हैं तो किसी के परिवार पर नहीं जाते, छोड़ दीजिए।
ओके, छोड़ अरे दीजिए आप तो वो आपने क्वेश्चन पूछा, हमने तो वो डाइवर्ट करने के लिए इसलिए पूछा सर कि 2020 में 135 सीटों पर चिराग पासवान लड़े थे, आपकी पार्टी लड़ी थी, और कितना नुकसान हुआ था जेडीयू को, ये तो आंकड़े बता रहे हैं, इसलिए पूछा। अच्छा एक बात बताओ, किसी पार्टी को आप रोक लोगे चुनाव लड़ने से? हाँ, नहीं बिल्कुल अलायंस पार्टनर हैं, बिल्कुल अलायंस की जो सीमाएं हैं, हाँ। उस सीमाओं के तहत चुनाव लड़ा जाता है। ठीक है सर। अगर हम उस वक्त अलायंस के पार्टनर नहीं थे, ठीक है, तो ये हमारी पार्टी का विजडम था। ओके सर, हम पूरी सीटों पर चुनाव लड़े। ओके सर, ओके। आप राजीव रंजन जी, कितना नुकसान इस बार होगा आपको? क्योंकि पिछली बार तो नुकसान हुआ था और आप तो बहुत तैयारी के साथ आते हैं, इसलिए आपको बताने की जरूरत नहीं है कि चिराग अगर इस बार भी सीटों पर लड़ रहे हैं तो नुकसान तो आप ही को होगा। देखिए, ये दिलचस्प है। अगर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के पांचों दल अपना सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइक रेट अगर हासिल करते हैं तो 225 सीटों का लक्ष्य, पता नहीं आप क्या इको बराबर क्यों होता है अंजित जी, उसको ठीक कराइए। मैं रिक्वेस्ट करता हूं पीसीआर की टीम से कि जरा ऑडियो ठीक हो जाए राजीव जी का। जी सर। जी देखिए, तो इससे नुकसान कैसे होगा, मैं ये समझ नहीं पाता हूं कि ये 37-38 मिनट का जो ये पूरा आपका शो होगा, जहां की शुरुआत आपने नुकसान से कर दी। अभी तो बिहार की दिलचस्पी है कि जयचंद कौन है, जयचंद कौन है, ये देश जानना चाहता है, बिहार जानना चाहता है कि अब इतिहास का एक गड़ा हुआ मुर्दा उखड़ करके बाहर आ रहा है, ये है कौन। अब मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, देखिए अभी आपको वाजपेयी जी ने बहुत स्पष्ट कह दिया, कुछ मत ढूंढिए। वाजपेयी जी ने बहुत दो टूक कहा है कि हम लोग मिलकर लड़ रहे हैं, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेंगे, अगले मुख्यमंत्री वही बनेंगे, इसके बाद क्या बचता है। और एक राजनीतिक दल के तौर पर उन्होंने 20 में चुनाव लड़ा, 2024 का लोकसभा चुनाव में हम साथ लड़े, 2025 के विधानसभा के उपचुनाव हम साथ लड़े। सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइक रेट जनता दल यूनाइटेड का 2024 के लोकसभा चुनाव में था, और 2025 में जब बाई इलेक्शंस हुए हमने सभी सीटें जीत ली, उसमें आरजेडी और महागठबंधन का सुपड़ा साफ हो गया। ठीक है, तो आप बराबर 2020 एक आंकड़ा या एक उसके पहले जाने के बजाय ताजा जो जनादेश है, मैं समझ गया सर, एक आंकड़ा है सर, 2010 में आपके पास 115 सीटें थी, 2015 में आपकी 71 सीट हुई, 2020 में 43 सीटें हुई, यानी 15 से आपका आंकड़ा घटते घटते आधे से भी कम हो गया। और ये क्यों हुआ मैं बताता हूं सर, ये क्यों हुआ मैं बताता हूं सर। अगर चिराग पासवान इलेक्शन नहीं लड़ते अकेले 2020 में तो आपको 72 सीटें आती, ऐसा प्रोजेक्शन कहता है, जबकि आपको मिली कितनी? 43। मैं गलत हूं तो बता दीजिए। अजीत जी, हाँ। मैंने तो आपको कहा और आपको वाजपेयी जी ने भी कहा 2020 की परिस्थितियां अलग थी, ठीक है, लेकिन 2024 में हम मिलकर लड़े और जनता दल यूनाइटेड ने 16 सीटों पर लड़कर 12 सीटें जीती। एनडीए में हमारा सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइक रेट था, और उसके बाद 4 विधानसभा के उपचुनाव की जो सीटें थी वो भी हम लोगों ने 100% जीती। ठीक है, ताजा 2 चुनाव यही बताते हैं, ठीक है सर, कि हम 3/4 हाँ। या अगर हम कहें 80% सीटें हम जीतने की स्थिति में हैं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ठीक है सर, कोई और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए एलजेपी को नहीं, अब मुझे 30 सेकंड दीजिए। हाँ, अगर ठीक है करके मुझे आप अब 30 सेकंड में खत्म करने दीजिए। ठीक है, अगर हम सब सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं, एलजेपी के साथ हम सब अगर कोशिश करते हैं कि हम बेहतर से बेहतर कर पाए, तो निसंदेह बिहार में प्रो इनकम्बेंसी है। ये देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां नीतीश कुमार जी के शासन के 20 वर्ष पूरे हो रहे हैं और प्रो इनकम्बेंसी की गंगा बिहार में बह रही है। ठीक है, बिल्कुल दीवारों पर लिखी इबारत आरजेडी को पढ़ लेनी चाहिए, नहीं जाना चाहता, कांग्रेस को भी पढ़नी चाहिए। ठीक है कि हम लोग दूने वेग के साथ आगे बढ़ रहे हैं। श्याम रजक जी, जयचंद कौन है भाई? वो बार बार पूछ रहे हैं, वो भी पूछ रहे थे, एलजेपी भी पूछ रही थी, वाजपेयी साहब भी पूछ रहे थे, वो भी पूछ रहे हैं। आप क्यों ये कह रहे हैं कि आप बीजेपी की स्ट्रेटेजी है, नीतीश कुमार को कमजोर करने की कोशिश है? वो तो भाई साफ कह रहे हैं, जेडीयू भी यही कह रही है, एलजेपी भी यही कह रही है, और अभी बीजेपी भी यही कह देगी कि हमारे चेहरा नीतीश कुमार होंगे।
हेलो, हाँ बोलिए। ऑडिबल हूँ सर? सुनाई आवाज आ रही? जी जी बोलिए बोलिए, सुना। देखिए, जो विषय है आज के डिस्कशन का, उसी पर हम लोग रहें तो बेहतर रहेगा, मेरा मानना है। देखिए, इस तरह की जो एक्सरसाइज अभी की जा रही है, चिराग पासवान जी को सामने रख के जो की जा रही है, ये पूरी की पूरी तरह से राजनीतिक वैचारिक शून्यता का प्रमाण है। और इस बात का प्रमाण है कि ये चुनाव हार चुके हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं है, कोई नीति नहीं है। आप एक केंद्रीय मंत्री को राज्य में लाकर चुनाव लड़ाने का एक नया भाई, ये उनकी प्रॉब्लम है ना कि वो केंद्रीय मंत्री को ला रहे हैं, उनकी पार्टी का फैसला आप थोड़ी करेंगे। आप सुनिए, आपका मतलब कि स्टेट में कोई ऐसा लीडर नहीं है। हाँ, ये आपका मुद्दा हो सकता है। तो कहने का मतलब नहीं, क्या इसकी जरूरत आ पड़ी है? ये बिहार की जो माननीय जनता है समझ रही है। 2020 से और 25 की आप बात करें, क्या चिराग पासवान जी का स्टैंड रहा? कहां से जदयू कहां से कहां पहुंच गई, जिसका आंकड़ा आपने दिया अभी। आप समझिए कि जो राष्ट्रीय जनता दल है आज ही सबसे बड़ी पार्टी है। बिहार की जनता के मन में कितनी बड़ी जगह है, इसका प्रमाण अभी जो 2025 के चुनाव में आएगा, जो ऊर्जावान नौजवान। ठीक है सर, वो आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ तो तीनों पार्टियों के लोग कह रहे हैं। मैं बीजेपी से भी पूछ लेता हूं, कोई बात नहीं। धनंजय गिरि जी, क्या ये आपकी कोई रणनीति है? जैसा आपने 2020 में किया था, आरोप लगा था कि आपने चिराग को उतार दिया और जेडीयू को कमजोर कर दिया, इस बार भी वही करने जा रहे हैं क्या आप? जब आपको एलजेपी के प्रवक्ता ने साफ साफ शब्दों में कह दिया, और चिराग जी का बाइट आप ही खुद चला रहे थे, जिसमें आपने स्पष्ट किया कि चिराग जी ने कहा कि नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ेंगे और बिहार में सीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं है। चिराग जी ही इस बात को कह चुके हैं। कहते हैं ना, चिरागों का अपना कोई मकान नहीं होता, जहां जलते हैं उजाला करते हैं। तो चिराग जी एनडीए में उजाला कर रहे हैं, एनडीए के साथ हैं, और एनडीए के सारे घटक दल एक साथ हैं। और एनडीए का नारा ही है 2025 फिर से 225 और फिर से नीतीश। हम लोग एक साथ हैं, वयम पंचाधिकम, हम 5 के 5 इस तरह से बंद मुट्ठी की तरह मजबूत हैं। और हमारे यहाँ सीट की कोई टीसी नहीं है। हम लोग 243 सीटों पर पूरा एनडीए लड़ रहा है। हाँ, ठीक है। देश में नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व और प्रदेश में नीतीश कुमार का नेतृत्व। ये हम कोई भाजपा और एनडीए चुनाव के समय अपनी नाव लेकर नहीं निकलते हैं। वर्ष पर्यंत हम अपने कार्यकर्ताओं के बीच जन संचेतना, विकास के कार्यों को लेकर के हम 24 घंटा हरनी सेवा में राष्ट्र के विकास और उसके गौरव को मूर्त रूप देने के लिए जनता के बीच में रहते हैं। और इसीलिए हमारा एक एक कार्यकर्ता लगा रहता है। और इसीलिए हम लोगों ने कई राजनीति के कई संदर्भ बदले हैं। नरेंद्र मोदी जी ने रेस कोर्स के सियासी घोड़ों को बदल करके उसको लोक कल्याण, लेकिन धनंजय गिरि जी, एक चीज बताइए, मैं माफी के साथ बीच में आपको रोक रहा हूं। आप कह रहे थे खुद चिराग ने कहा कि वैकेंसी नहीं है बिहार में मुख्यमंत्री की। भाई, एकनाथ शिंदे जब तक महाराष्ट्र के सीएम थे तब भी यही कहा जा रहा था कि महाराष्ट्र में कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन इलेक्शन के बाद वैकेंसी हो गई। ये जानकारी के लिए बता रहा हूं आपको। नहीं, जानकारी जो आप देना चाह रहे हैं और जो बात आप कह रहे हैं, जब प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कह दिया है कि नीतीश जी बिहार के लाडले मुख्यमंत्री और हमारे माने हुए नेता हैं, और इसकी बात नीतीश जी और नरेंद्र मोदी और हमारा और जेडीयू का एक नेचुरल एलाइज है। हम लोग सालों से एक साथ चल रहे हैं। यहाँ की परिस्थितियां बिल्कुल भिन्न है। और नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार वहां की ने जो प्रगति की है, जो कांग्रेस ने जो पिच तैयार की थी, बर्बादी की, और उस पर जो आरजेडी ने जो छक्के चौके लगाए हैं, उस बर्बादी से निकाल करके हम बिहार को लाए हैं। जो अपराध और की बानगी थी, जो डूबता हुआ बिहार था, गोलियों की गड़गड़ाहट थी, जो दिन दहाड़े अपराध होते थे, अपहरण का उद्योग का दर्जा ले चुका था। उस जंगल राज की बानगी की बात करें, जब दिल्ली में वो आईएएस की पत्नी का सालों तक बलात्कार का केस चला था, इस तरह की घटना। और आदरणीय राबड़ी देवी के भाई और लालू जी के सालों ने खुद कहा है कि भाई मुख्यमंत्री निवास में बैठ करके फिरौती की डील होती थी। ऐसे एक सवाल का जवाब और दे दीजिए, फिर मैं बाकी लोगों के पास भी जाऊंगा। क्या 30 से 34 सीटें, 35 सीटें आप देने के लिए तैयार हैं एलजेपी को, चिराग पासवान को? जैसी बड़ा इंटरेस्टिंग बात आप कर रहे हैं। क्या सीटों की चर्चा बैठ करके टीवी चैनलों पे नहीं होगी, लेकिन एक सोच तो होती है ना सर। नहीं, दूसरा बिल्कुल नहीं होगी बात। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। नहीं, ये तो हास्यास्पद बात आप कह रहे हैं। दूसरी बात को मैं क्या कोई भी नहीं, पिछली बार भी यही सवाल पूछा जा रहा था, देंगे कि नहीं देंगे, तो तब भी आप लोग यही कह रहे थे कि हास्यास्पद है, फिर लड़ गए, हो गया जेडीयू को नुकसान। भारतीय जनता पार्टी में पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठती है और हमारे सारे पांचों दल के लोग बैठेंगे और उस बैठक में चर्चा होगी कौन किस सीट पे लड़ेगा। हाँ, 243 की 243 सीटों पर एनडीए लड़ेगा, इस बात के लिए आप मुतमईन रहे, आश्वस्त रहे। ठीक है। आप ए.के. वाजपेयी साहब, मैं एक आंकड़ा पढ़ रहा था 2005 का, आपको बहुत अच्छे से पता होगा क्योंकि आपकी पार्टी का मामला है। उस समय रामविलास पासवान सबसे
त्रिशंकु के टाइप में एक बड़ा चेहरा के रूप में आए थे। 29 सीटें एलजेपी को मिली थी उस समय, और मुख्यमंत्री बनना चाहते थे रामविलास पासवान, नहीं बन पाए थे। और क्यों नहीं बन पाए थे? क्योंकि आरजेडी ने समर्थन नहीं किया, आपको बहुत अच्छे से याद होगा। उसके बाद अब एक बार फिर से क्या चिराग पासवान उसी डिजिट में जाना चाहते हैं, उसी स्थिति में जाना चाहते हैं? पहले तो ये करेक्ट फैक्ट नहीं है कि रामविलास पासवान जी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। ये बात सही है कि चाबी हमारे पास थी, 29 एमएलए हमारे आए थे। अच्छा, रामविलास पासवान जी ने स्टैंड लिया था कि किसी मुस्लिम को मुख्यमंत्री बनाइए, क्योंकि मैं केंद्र की राजनीति करता हूं, इसलिए मैं बिहार में इंटरेस्टेड नहीं हूं। ये उनकी स्टेटमेंट थी बाकायदा। अब सवाल चिराग पासवान का है। देखिए, चिराग पासवान का शुरू से ही लगाव बिहार से बहुत ज्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको याद होगा 2019 में ही चिराग पासवान जी ने बाकायदा एक डॉक्यूमेंट निकाला, रोड मैप निकाला बिहार के लिए, जिसको नाम दिया था बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। तो वो चाहती है, और हर बिहारी चाहता है, हर लीडर चाहता है कि बिहार ज्यादा से ज्यादा। तो भाई, जब वैकेंसी नहीं है बिहार में, आप भी कह रहे हैं, राजीव रंजन जी कह रहे हैं, धनंजय गिरी जी कह रहे हैं, तो फिर फायदा क्या? और ये देखिए ए.के. वाजपेयी साहब, ये तो दुनिया जानती है, सीएम की वैकेंसी नहीं, सीएम के, ये पूरा प्रदेश और देश जानता है, बिना मुख्यमंत्री की पावर ही पावर होती है, बाकी कोई पावर वार होती नहीं है। अरे सुनिए ना, देखिए, ये कोई उद्देश्य नहीं है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। उद्देश्य ये है कि बिहार को और ज्यादा डेवलप करना है। आप मान के चलिए इस बात को, यही कमिटमेंट है। तो फिर आप बता ही दीजिए ना, ए.के. वाजपेयी साहब, बता ही दीजिए ना, तो क्या चिराग पासवान बिहार में मंत्री बन जाएंगे जाके? अरे भाई, बिहार में मंत्री बन जाएंगे नहीं बन जाएंगे, ये सवाल कहां से पैदा हो गया? इसलिए पैदा हुआ कि आप कह रहे थे बिहार जरूरी है, इसलिए पूछ रहा हूं। वो नहीं, उसका जवाब ले, उसका जवाब लीजिए। देखिए, हमारी पार्टी बिहार में बहुत एक्टिव पार्टी है। बिहार की पार्टी का हर कार्यकर्ता का ये भावना है कि हमारा नेता टॉप की पोस्ट में बैठे, तो हम उस भावनाओं का आदर करते हैं। हर पार्टी, ये जितनी पार्टियां बैठी हैं, सबके नेता यही चाहेंगे कि उनका जो लीडर है वो टॉप की पोस्ट में बैठे, इसमें कहां बुराई है? ठीक है सर। लेकिन अल्टीमेटली अलायंस में जब हम होते हैं तो उसकी सीमाएं होती हैं। ठीक है, उस सीमाओं को हम लोगों ने कभी नहीं लांघा है। ओके सर। सीमा में रह के हम लोग अपनी बात रखते हैं, और एनडीए को जिसमें फायदा होगा वो किया जाए। ठीक है, ओके। मैं प्रियंका गुप्ता जी के पास जाना चाहता हूं, माफी चाहता हूं प्रियंका जी, आपके पास आने में थोड़ा वक्त लगा, ऑडियो को भी शायद दिक्कत थी थोड़ी सी। क्या लग रहा है बिहार में इस बार चिराग पासवान क्यों केंद्र से जाकर के वहां चुनाव लड़ना चाहते हैं? आप लोग क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं? देखिए अंजीत जी, सीधी बात यह है कि बिहार में जो कुशासन चल रहा है उसका सीधा साधा मतलब ये है कि पूरी तरीके से, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी अभी हफ्ते भर पहले अपनी यात्रा खत्म करके गए हैं, और उस बीच में 3 जो है मासूम बच्चियां, जो कहना चाहिए पूरी तरीके से जो है छोटी छोटी बच्चियां जो नाबालिग थी, उनके साथ बलात्कार होता है, उनकी हत्या कर दी जाती है, और उसमें से एक बच्ची को तो अस्पताल भी नसीब नहीं होता। 4 घंटे वो जो है सिर्फ और सिर्फ एक वैन में रहती है, और उसके बाद कहीं जाकर जब कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से सड़कों पर आती है, तब जाके उसे कहीं जो है हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। ये है बिहार के हालात। आप चाहे चिराग पासवान जी का नाम ले आइए, चाहे नीतीश जी को पीछे करिए, चाहे किसी को आगे करिए, कुछ नहीं होने वाला। वास्तव ये है कि जो वादे किए गए थे जनता के साथ वो तो पूरे नहीं हुए। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का वादा कब किया गया था? चिल्ला चिल्ला के कहा गया था कि यही हमारा कैंपेन होगा, तो वो पूरा नहीं हो पाया। वास्तव में देखिए, जो पटना यूनिवर्सिटी थी उसको इन्होंने कहा सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना देंगे, नहीं बना पाए। और 1.25 लाख करोड़ का पैकेज कहाँ है भाई? सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है। धनंजय जी, मेरे ख्याल से आपको कांग्रेस का जवाब देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी आए, 50,000 करोड़ का पैकेज लेकर चले आए, पिछला का हिसाब नहीं है, नए का तो कुछ पता नहीं है। भ्रष्टाचार की ये हालत हो गई है कि पुल बनते कम है, गिरते ज्यादा है। तो ये सब जिम्मेदार तो बैठे हुए ना आपके सामने, इनसे सवाल पूछिए। सीएम का चेहरा डिसाइड करने से पहले अब जवाब सवाल होते हैं। धनंजय जी, अरे भाई सवाल में तो पूछ भी नहीं पाई पूरे भाई, आप इतनी जल्दी में क्यों? अच्छा ठीक है, पूछ लीजिए, पूरा पूछ लीजिए। नहीं, धनंजय जी पूरा पूछ लेने दीजिए उनको। अरे भाई, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आज चिराग पासवान जी शांत क्यों बैठे हैं? क्या धृतराष्ट्र हो गए हैं? क्या आंखों पर पट्टियां बांध ली गई है? क्या वहां पर बच्चियों के साथ अपराध हो रहा है? दिन दहाड़े गोलियां चल रही, प्रधानमंत्री जी को बंद गाड़ी में अपनी यात्रा करनी पड़ी, अपनी रैली करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि माहौल इतना खराब हो चुका है वहां पर, सड़क पर निकलना मुश्किल है। अब ठीक है, अब जवाब ले लीजिए ना, इतने सारे सवालों का जवाब कंफ्यूज हो जाएंगे, वो कौन कौन से सवाल का जवाब दें? बोले धनंजय जी। ठीक है, अब जवाब ले लीजिए, अब जवाब ले लीजिए।
बोलिए और धनंजय इन सब का जिम्मेदार कौन है? अंजय जी, भारतीय जनता पार्टी हाँ, उसका जवाब दीजिए धनंजय नीतीश जी उसका जवाब दे। ठीक, और ओके। उसका जवाब दे ओके चिराग पासवान जी। ओके 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 बोलिए। अंजय जी आप ताज कह रहे थे पहनने के लिए confused हो जाएंगे। बेकरारी तो बहुत है, पर ताज में जो कांटे लगे हैं उनकी जिम्मेदारी कौन अरे अब लेगा? सुन लीजिए ना, आपने सवाल पूछा है तो प्रियंका अरे जी भाई अब इनसे पूछिए, आप स्वास्थ्य हो मंत्री का इस्तीफा कब पूछ होगा? लिया जवाब दे रहे हैं वो, बोलिए। अंजय जी आप कह रहे थे कंफ्यूज हो जाएंगे। अरे कांग्रेस शुरू से कंफ्यूज है। कांग्रेस मंगल कंफ्यूज, पांडे जी कांग्रेस का के इस्तीफा भाई होगा कि साहब, नहीं होगा? बहन आप स्वास्थ्य पहले मंत्री बोल का ही लीजिए। इस्तीफा होगा कि नहीं होगा? जिम्मेदारी लेंगे कि नहीं लेंगे? उस बच्ची की जो मौत हो गई, जो 4 घंटे एम्बुलेंस में रही, उसको जो है पूरी तरीके से, जब कांग्रेस पार्टी सड़कों पर आई, आज भी सड़कों पर है, वो जवाब 4 दे रहे हैं। लोगों को आप अरेस्ट कर चुके हैं। प्रियंका जी वो ये जवाब हालत दे रहे है। हैं, सुन तो लीजिए। न्याय के लिए एक दलित बच्ची के लिए आप लोग क्या करना चाहते हैं? जवाब दे रहे हैं, सुन तो लीजिए। मुंह से आप जनता के सामने जाएंगे, किस मुंह से आप वोट मांगेंगे? वास्तविकता ये है कि आप सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे, पलायन के मुद्दे पर अरे आप चुप बैठे सुन रहते लीजिए ना, उनको जवाब दे रहे हैं वो, उनको सुनिए तो कहाँ सही दे आप। रहे हैं जवाब? बोलिए धनंजय जी प्लीज बोलिए। लॉ एंड अंजय ऑर्डर जी पे जवाब देना। बहन हमारी बता रही है कांग्रेस सड़कों पर है। कांग्रेस सड़कों पर ही रहेगी। सदन का मुंह कांग्रेस के नहीं देखेगी। क्यों नहीं देखेगी? 13 साल में 13 मुख्यमंत्री देने वाली कांग्रेस ने अपना 13वां जब किया बिहार में तो 13,000 करोड़ का बजट दिया। और 15 साल के लालू के पाप में कांग्रेस बराबर की हिस्सेदार रही, उस पाप में जिसमें बहल बलात्कार, अपराध, राजनीतिक हत्याएं और घर नरसंहारों की, प्राइवेट सेनाओं की, जातिगत सेनाओं की पूरी श्रृंखला थी, उसमें कांग्रेस बराबर की हिस्सेदार थी। जो कांग्रेस देश के कोने कोने में थी, आज कटोरा लेकर के खोज रही है कि मैं किस कोने में हूं। कांग्रेस जो देश के कोने कोने में थी, आज कटोरा लेकर खोज रही है। बहन ये बदतमीजी करना, बहन ये बदतमीजी करना अच्छी बात नहीं है। अपने समय में बहुत बोल चुकी है। मैं महिला का सम्मान कर रहा हूं, अगर सम्मान से उतर गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आप दिक्कत हो जाएगी, पहले सवाल का जवाब ले लीजिए। और नहीं तो मुझे भी बोलना आता है बीच में, मुझे भी बीच में बोलना आता है और आपकी बात को फिर मैं जाने नहीं दूंगा ऑन एयर। आपकी बातों को मैं ऑन एयर जाने नहीं दूंगा। बॉबी हत्याकांड, नरसंहार, जातीय नरसंहार, जीतू उत्पीड़न, महिला हत्याएं, वो ऐसे बिहार को भूखा नंगा करने वाले, बिहार को बेरोजगार करने वाले, बिहार को पलायन का दंश देने वाले, बिहार को तमाम किए गए कांग्रेस के कुकर्म, कांग्रेस के कुकर्मों से पटा हुआ बिहार, भरा हुआ बिहार। आप सच सुनने को नहीं है तैयार, आपको सच सुनने को नहीं तैयार है। आपका है कि ढेला फेंको और भागो, ढेला फेंको और भागो, झूठ बोलो और भागो। यही कांग्रेस के आप लोग भाग रहे हैं, कांग्रेस के कुत्सित प्रयास है, यही कांग्रेस की घटिया मानसिकता है, यही कांग्रेस की गिरी हुई सोच है कि आप सिर्फ आरोप लगाइए और भाग जाइए। इसीलिए देश की जनता ने आपको भगा दिया। चलिए ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं, वरना ये इस में बहुत सारी चीजें निकल जाएंगी। धनंजय जी मुझे 1-2 मिनट का समय दीजिए, मैं दोबारा आपके पास आ जाऊंगा। नहीं अंजय जी 1 मिनट। अच्छा ठीक। ये बदतमीजियां मुझे भी आती हैं, मैं भी उसी बिहार की धरती से आता हूँ, मैं सम्मान कर रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि इस तरह की बात ना हो तो ज्यादा अच्छा। मैं कह रहा हूँ कि जब मैं उनका जवाब देना दे रहा महिला सम्मान आप लोगों को आता नहीं है, बेशर्मी के आप लोगों ने पूरा चोला ओढ़ रखा है किसी भी महिला को। हम लोग सिंदूर की कीमत जानते हैं, तंदूर कांड करने वाले कांग्रेसी नहीं है हम लोग तंदूर कांड करने वाले कांग्रेसी नहीं है। और जायसवाल मंत्री नहीं है कि पुरानी बीवी और नई बीवी का फर्क बताने लगे। हम वो घटिया मानसिकता के लोग नहीं है जो आपके जायसवाल ने पुरानी बीवी और नई बीवी का फर्क बताया था। हम उस घटिया मानसिकता के लोग नहीं है जो तंदूर कांड करे महिलाओं के साथ। अरे कांग्रेसी है जिसने तंदूर में महिला को जला दिया था। अरे बहन आप कैसे उस पार्टी में हैं? आप कैसे उस पार्टी में हैं? ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। राजीव रंजन जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। मैं धनंजय जी आपके पास बात में आ जाऊंगा, मैं माफी चाहता हूँ वरना ये चर्चा रुक जाएगी। मैं एक चीज राजीव जी समझना चाहता हूँ आपसे, इको ठीक है राजीव जी, अब ऐसी पार्टी में जिसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? राजीव जी सर पार्टी में पुरानी बीवी नई बीवी का 1 मिनट इनका ऑडियो थोड़ी देर के लिए बंद। राजीव जी मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो जातिगत राजनीति की बात होती है, जो लोग कहते हैं कि हम जाति से ऊपर उठ के बात कर रहे हैं, चिराग पासवान इस तरह का दावा करते हैं, लेकिन मैंने देखा जेडीयू में 15.52% आबादी वाले सवर्ण जाति आयोग का गठन, 19.65% अनुसूचित जाति आयोग का गठन, जिसका अध्यक्ष आपने मृणाल पासवान को बनाया, जिसके जीजा जो चिराग के जीजा हैं उपाध्यक्ष आपने बनाया जीतन राम मांझी के दामाद को, 36% महादलित आयोग और 2.61% निषाद आबादी के लिए आपने मछुआरा आयोग बनाया। तो क्या ये इस बार आप पूरी तरह से जाति पर आधारित चुनाव लड़ना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले बिहार को जातीय राजनीति का शिकार बताए जाने की एक परिपाटी रही है। दरअसल महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो,
देश के ज्यादातर राज्यों में जातियां एक बड़ी सच्चाई है और जातिगत जनगणना की बात तो सभी राजनीतिक दल करते थे। बिहार ने जातीय सर्वे सफलतापूर्वक कराया, बिहार ने एक जमीन तैयार की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नीतीश कुमार जी के इस फैसले को पूरे देश में अमली जामा पहनाने का निश्चय किया। अब सवाल यह है कि इसके साथ ही सभी का जो सबका विकास न्याय के साथ सुनिश्चित करने का जो बिहार का मार्ग है, ये चुनाव के दौरान ऐसे आयोग बनते हैं ऐसा तो नहीं है। इसमें ज्यादातर आयोग पूरे देश में कार्यरत हैं, लेकिन जहां तक महादलित आयोग का सवाल है या जो उच्च जातियों का आयोग है, सवर्ण जाति ये बिहार में बना और 2011 में पहली बार उच्च जातियों का आयोग बना। उसके बाद 3 लगातार कार्यकाल उनके पूरे हुए और फिर से ये रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ। पुनर्गठित किए जाने के बाद इसकी अधिसूचना निर्गत हुई। ठीक है। जिन लोगों के नाम आप बता रहे हैं, मृणाल पासवान लंबे समय से सामाजिक कार्यकर्ता है और केवल मेरा ये कहना है कि कोई रिश्तेदार केवल हो नहीं, हमने तो बस कोट किया जो लोग बनाए गए राजीव जी, इसको मतलब मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि क्यों बनाए, इस पर मेरा सवाल नहीं है, वो आपकी मर्जी है जिसको भी बनाइए जी। लेकिन इतनी बात तय है कि समाज के सभी वर्गों का विकास सुनिश्चित तभी होगा जब सबके लिए जातीय सर्वे के दौरान जो आंकड़े आए हैं उन आंकड़ों के आधार पर जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक तौर पर उनको सशक्त करने के लिए योजनाओं का निर्धारण, उसमें आयोगों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होगी। ठीक है सर, ओके। और इसीलिए जब प्रामाणिक आंकड़े हो, 2011 के बाद तो कोई सर्वे नहीं हुआ, कोई मतलब जनगणना नहीं हुई और 1931 के बाद देश में जातीय सर्वे पहली बार बिहार में हुआ है। तो आप समझ जाइए इस ऐतिहासिक फैसले को जमीन पर अगर उतारना है, ठीक है, तो निसंदेह इन आयोगों की भूमिका बेहद अहम होने जा रही है। ठीक है, ओके। ए.के. वाजपेयी साहब, एक और मुद्दा है जिसका जिक्र प्रियंका कर रही थी और मैं बिल्कुल सीधा सवाल आपसे कर रहा हूं कि कानून व्यवस्था का मुद्दा इस वक्त बिहार में है, लगातार क्राइम की खबरें आ रही हैं, तो इस बार के चुनाव में तो विपक्ष को आप भी ये मुद्दा दे रहे हैं? देखिए, ऐसा है, बिहार की जनता ने देखा हुआ है जंगल राज क्या था, तो ये इन बारे में बात न करें तो बेहतर है। तो भाई लेकिन क्राइम को रिपोर्टिंग करने के लिए 95% केसेस में एफआईआर दर्ज होती हैं, जबकि पहले एफआईआर नहीं हुआ करती थी। दिन रात हम लोग लगे हुए हैं कि क्राइम जीरो पे आ जाए। यही देश है, यही राज्य है, यही मुख्यमंत्री है। ये तो हैरानी हो रही है मुझे जान के कि आप दिन रात लगे हुए हैं क्राइम जीरो हो जाए, फिर भी नहीं हो पा रहा है और आप सत्ता में है, सत्ता में रह के आप नहीं कर पा रही थी, तो हैरानी वाली बात है वाजपेयी साहब। प्रियंका जी एक मिनट, प्रियंका जी एक मिनट, बीच ना बोले। एक सेकंड, और बच्चे के साथ बलात्कार किया आपने, 9 घंटे के अंदर छोड़ दिया। ये कौन से टीवी में बैठे हो आप? अरे सुनिए ना, जवाब सुनिए फिर बोलिए आप। बीच में बोले जा रहे क्या मतलब? देखिए, 20 साल में विकास को हमने विकास दर क्या कर रहे हैं आप इनको रोकते क्यों नहीं? आप सुन लीजिए ना उनको, वाजपेयी साहब को सुन लीजिए, वो बता रहे हैं। प्रियंका जी वाजपेयी जी बोल रहे हैं, सुन लीजिए। वाजपेयी जी सवालों के जवाब क्यों नहीं देते? ये बता दे रहे हैं, वो आंकड़े लेके बैठे, कागज निकाले उन्होंने, कागज निकाले, बता रहे हैं। आप क्यों जवाब देंगे हम आपको? आप एंकर हैं क्या? कागज निकाले, उन्होंने जवाब दे रहे हैं, ऑन पेपर बात कर रहे हैं। टीवी चैनल पे ठीक है, प्रियंका जी सुन लीजिए जरा एक बार वाजपेयी साहब की ऑडियो ऊपर रखिए। ठीक, वाजपेयी साहब बोलिए। फर्क नहीं पड़ता कोई दलित बच्ची की वाजपेयी साहब हो जाती है। अरे वो जवाब दे रहे हैं, एक मिनट रुकिए तो सही। में क्या होता था लालू जी के? अरे आपके राज्य में क्या हो रहा है ये बताइए ना पहले। इनका बंद करिए, बोलिए वाजपेयी साहब आप बोलिए, वाजपेयी साहब आप बोलिए। नहीं ये इनको हम जवाब नहीं देंगे, मैं जवाब बिल्कुल नहीं दूंगा। ओके, वाजपेयी साहब देखिए, बिहार कांग्रेस के राज में और लालू के राज में बिहार क्या हाल था? अपहरण उद्योग नंबर 1, चरवा विद्यालय, चारा घोटाले में सजा याफ्ता, दलित सेना नरसंहार हुआ करते थे, सेनाओं के दंगे हुआ, कहां से कहां निकाल के लाए बिहार को हम? भाई साहब अब तो समय बीत गया, अब तो आप लोग हैं सत्ता में ना, इनको दूर रखा हुआ है 20 साल से, अब तो 20 साल से इसीलिए दूर में रखा हुआ है। और बिहार की जीडीपी कितनी होती थी उस वक्त? 78,500 करोड़ रुपए। अब कितनी है? 8,54,000 करोड़। मेरा सवाल क्राइम पर था। कहां वाजपेयी साहब क्राइम पर था मेरा सवाल। क्राइम पर था। पांचवें नंबर पे हमारा राज आ गया विकास के लिए। क्राइम देखो, क्राइम किसी भी राज्य में आप देखिए, सरकार जो भी होगी उसको रोकने की पूरी कोशिश करती है। ठीक है सर,
हुआ क्या है कि पहले रिपोर्टिंग नहीं थी, अब 95.7% FIR रजिस्टर्ड होती है। ठीक है सर, उसके बावजूद भी डॉक्टर श्याम कुमार कहेंगे कि मुझे बोलने का मौका नहीं मिला। हमारा क्राइम अभी श्याम कुमार भी जी हैं और धनंजय जी भी हैं, मुझे दोनों के पास जाना है। श्याम कुमार जी, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि आप हमारे यहाँ देखने से अच्छा आप अपने यहाँ खोजिए जयचंद कौन है। जयचंद के बारे में जेडीयू भी जानना चाहती है, बीजेपी भी जानना चाहती है और वाजपेयी साहब भी जानना चाहते हैं। पर एजेंडा पर रही है, जो टॉपिक है आज का डिबेट और डिस्कशन है, चुनाव 2025 का है। व्यक्तिगत मसलों पर आने का कोई, अरे ये व्यक्तिगत मसला कहाँ रहेगा सर, ये कहाँ व्यक्तिगत है? और ये तो पब्लिक फोरम में है, कोई मतलब नहीं, ये कोई व्यक्तिगत नहीं है। कैसी बात कर रहे हैं आप आइए इस विषय पर। ये पब्लिक फोरम में है, ये कोई व्यक्तिगत नहीं है। श्याम रजक जी, कहां से आ रहे हैं आप? सर लॉ एंड ऑर्डर, देखिए उस पर पार्टी ने अपनी सारी बातें रख दी है। अगर आप चर्चा करना चाहते हैं। अरे उन्होंने कहा कि जयचंद, तो पूछ रहे जयचंद कौन है? सुनिए धनंजय जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, आप जल्दी से बोलिए, फिर श्याम रजक जी ने अपने सारी बात उस विषय पर रख दी है, स्टैंड क्लियर है। तो भाग रहे हैं ना सर आप, उस पर आप जवाब नहीं देना चाहते, सारी बात पार्टी ने, आप जवाब नहीं देना चाहते। धनंजय जी आ रहा हूं श्याम जी, एक मिनट, वो बोल फिर आप बोल लीजिए। धनंजय जी बोलिए। अंजय जी, नजर का तीर जिगर में रहना चाहिए और घर की बात घर में रहनी चाहिए। घर का बात अगर बाजार में आ जाए तो बात बाजारू हो जाती है, और बाजारू बात यह हो गई है कि आप जब परिवार की कोई व्यक्ति राजनीति में हो तो उसका कुछ भी निजी नहीं होता है, सब कुछ सार्वजनिक होता है। जो व्यक्ति पद और गोपनीयता की शपथ ले लेता है उसका निजी कुछ भी नहीं रह जाता। दूसरी बात आप देखिए भाई साहब, भाई साहब एक मिनट, पार्टी अपने लोगों से जो कर सकती कर दिया। आप जिस नैतिकता की बात पार्टी लालू जी कर रहे हैं उस नैतिकता के 3D, आपने डिवोर्स जो पुरानी बहू के साथ आपका चल रहा है, डाउरी और डोमेस्टिक वायलेंस, 3 केस आपके पूरे परिवार पर चल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी पर प्रूवन हो चुका है और कोर्ट में ये मामला लीजिए। श्याम रजक जी, अब 3D भी आ गया, बिहार की जनता देख रही है, बिहार के इलेक्शन में ये 3D आपके पूरे परिवार का ड्रामा पूरे देश प्रदेश की जनता देख रही है। ठीक है, अब धनंजय जी सुन लेते हैं श्याम जी को, बहुत वक्त से वो बैठे हुए थे, नहीं बोल रहे थे। नहीं वक्त की कमी है, मेरा पक्ष इसमें जान दे। हाँ ठीक है, जल्दी से। लालू जी का ट्वीट आप लालू जी का ट्वीट देखें, आप क्या उन्होंने लिखा है। पार्टी ने अपना सारा पक्ष रख दिया है, आज की चर्चा इस विषय पर नहीं है, लेकिन आप इस पर आना चाहते हैं तो आप जाके सारा पार्टी के स्टैंड ट्वीट को आपने देख लीजिए। और मैटर्स ऑफ जुडिस है, मैटर्स ऑफ जुडिस है, ठीक है सर। मैटर जो जिसका इशारा कर रहे हो सब जुडिस है। मैं ये चाहता हूं कि श्याम कुमार जी आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं वाजपेयी साहब के पास जाऊं। नहीं, मैं आपको सिर्फ एक बस 2 बात मैं इसमें बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो आज घटनाएं घट रही हैं, अपराधी जो बेलगाम है, बेखौफ है, या उनके हौसले बुलंद हैं, ये सही जंगल राज ये है जो अभी चल रही है। उसके डेटा निकालिए, क्राइम रेट का डेटा निकालिए। ये जिसकी बात करते हैं, ये नैरेटिव सेट करते हैं, जो सामाजिक सरोकार, जो सामाजिक परिवर्तन का जो उसमें परिपाटी बनी, जो उसमें परिवर्तन हुआ, उससे इनको परेशानी है। आज जिस कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, वो किसकी देन है, किसका संघर्ष है, किसका योगदान है, किसका बलिदान है? तो आप समझिए, जिस संक्रमणकालीन अवस्था से गुजर रहा था बिहार, उसे एक नया बिहार देने का काम किया, एक सामाजिक न्याय की धरती बनाने का काम किया। चलिए सर, इन लोगों ने कोई बात नहीं, मैं AK वाजपेयी साहब को चर्चा में लाना चाहता हूं। कुमार जी के शासन काल में जो घटनाएं घट रही है बिहार की राजधानी पटना में, आप समझिए खाली घटना होना बड़ी बात नहीं है। कोई बात नहीं। AK वाजपेयी साहब पिछली बार चिराग पासवान ये कहते रहे कि मैं तो हनुमान हूं बिल्कुल, तो इस बार भी हनुमान की भूमिका में है या किसी और भूमिका में? क्योंकि पिछली बार जब हनुमान बने तो उन्होंने लंका दहन कर दिया जेडीयू के। देखिए, हनुमान होना कोई बुरी बात तो नहीं है, पहली बात बिल्कुल नहीं है। हनुमान को पूरे हिंदुस्तान में बड़ी और आपकी मुस्कुराहट बता रही है आगे की कहानी, वो राम की भक्ति करते हैं। नहीं, देखिए सुनिए, आगे का जवाब सुनिए। कोई मुस्कुराहट नहीं है, कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं थी, उस वक्त भी नहीं थी। अलायंस में रहते हुए अगर अलायंस पार्टनर का सम्मान नहीं होगा तो अलायंस पार्टनर क्या करेगा? राजनीतिक अलायंस पार्टनर जो है अपनी पार्टी पे, अपने बैनर पे चुनाव लड़ेगा, वो हमारा अधिकार था, वो हमने किया, उसमें कहाँ एतराज हो सकता है किसी को? अब आप 19-20 जोड़ते रहिए उसमें। ठीक है, राजीव रंजन जी, एक आखिरी सवाल, बार बार कहा जा रहा है समय कम है, बेहतर क्या होगा? चिराग पासवान को उनकी सीट जो डिमांड करें उस हिसाब से बार्गेन करके दे दिया जाए, या
वो अपने मन से जितनी सीटें चाहे लड़े, जैसे 2020 में लड़े थे। बेहतर क्या होगा जेडीयू की नजर में? संक्षेप में सर जवाब। देखिए, अब तो हम लोग लोकसभा के चुनाव साथ मिलकर लड़े, ठीक है, विधानसभा के उपचुनाव हम मिलकर साथ लड़े, और मिलकर लड़ने का जो फायदा है, जिस तरह से बिहार में दोनों ही चुनाव में उम्मीद से बेहतर नतीजे आए हैं, ठीक है, और अब जो चुनाव है, जो जमीनी तस्वीर है, अब मिलकर लड़े तो 225 सीटें जीतेंगे, ठीक है, तो फिर साथ नहीं लड़ने का सवाल कहाँ उठता है? ठीक है। और ऐसी किसी भी प्रियंका जी, आप लोग कितनी सीटें जीतेंगे? बातचीत का कोई आधार नहीं 225, तो मैं नहीं समझता हूँ ये चर्चा का विषय है। देखिए, हम चुनाव लड़े 243 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं और गठबंधन के साथ लड़ने जा रहे हैं। बाकी जो भी डिसीजन होगा वो आपको पता चल जाएगा। पर यहाँ पर जो चाहे एलजेपी हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, ये सत्ता में बैठे लोगों ने इनसे सवाल पूछो कैसे तिलमिला जाते हैं, ऐसे मिर्ची लग जाती है इन्हें। चलिए ठीक है, मैं माफी चाहता हूँ प्रियंका जी आपसे, समय मेरे पास इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया धनंजय गिरी जी, AK वाजपेयी साहब, राजीव रंजन जी, डॉक्टर श्याम कुमार जी और प्रियंका गुप्ता जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। एक बात तो तय है कि बिहार की राजनीति आने वाले समय में और दिलचस्प होगी, जिस पर सबकी नजर है। पूरे देश की अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी।